हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोष तथा उपकोष। तो देखिए किसी भी परमाणु जो होता है उसमें कोष और उपकोष क्या होते हैं, ये हम जानकारी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। परमाणु का एक केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोष क्या है। परमाणु के नाभिक के बाहर ऐसा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, ये क्षेत्र होता है तुम्हारा त्रिविमीय क्षेत्र, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। तो उसको हम कोष कहते हैं। और ये जो कोष होते हैं, कोष उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। देखिए जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर कुछ कोष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो कोष को K, L, N, K, L, M, N डॉट 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 या एक, दो, तीन, चार डॉट 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 संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। कोष को या तो K, L, M, N डॉट 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 या 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कोष उपकोषों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोष उपकोषों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट नंबर 3, उपकोष 4 होते हैं जिन्हें S, P, D, F से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, प्रत्येक कोष में उपकोषों की संख्या निम्न प्रकार होती है। प्रत्येक कोष में उपकोषों की संख्या निम्न प्रकार है। देखिए आपका पहला कोष है, इतना नोट कर लीजिए। आगे कोष, प्रत्येक कोष में कितने उपकोष होते हैं? तो बता देते हैं कोष और उपकोष। मान के चलिए पहला कोष है, या इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? K।
तो पहला कोष फर्स्ट कोष में केवल एक उपकोष होगा, फर्स्ट एस 1s। दूसरा कोष है या एल, उसमें दो उपकोष होंगे 2s और 2p। तीसरा कोष है या इसको n से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसमें तीन उपकोष होंगे 3s 3p एंड 3d। इसी प्रकार चौथा कोष है या इसको n से प्रदर्शित करेंगे, चौथा कोष है और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। तो इसमें चार उपकोष होंगे 4s 4p 4d और 4f। इसी क्रम में पांचवा कोष है पांचवा, तो पांचवें कोष को O से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें कितने उपकोष होंगे, इसमें भी चार होंगे, क्योंकि कोष चार होते हैं, कोष पांचवा है लेकिन उपकोष चार ही होते हैं, तो पांचवें कोष में भी चार ही उपकोष होंगे। वैसे तो यहाँ से सीक्वेंस बता रहा है कि पहला कोष तो उसमें एक उपकोष, दूसरा तो दो, तीसरा तो उसमें तीन, चौथा है तो उसमें चार, क्रम से बढ़ रहे हैं। लेकिन पांचवा है यदि, तो पांचवें कोष में भी चार ही उपकोष होंगे, क्योंकि उपकोषों की संख्या केवल चार होती है, इसलिए तो पांचवें कोष तो चार उपकोष होंगे इसमें, तो 5s होगा, 5p होगा एंड 5d होगा एंड 5f होगा। इस तरीके से प्रत्येक कोष में अलग अलग उपकोषों की संख्या होती है, तो ये हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक उपकोष में कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न प्रकार होती है। प्रत्येक उपकोष में कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न प्रकार होती है। जैसे देखिए उपकोष होते हैं, उसमें किसकी बात कर रहे हैं, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की। तो जो जैसे कि कोष बना होता है उपकोषों से, उसी प्रकार उपकोष भी बने होते हैं कक्षकों से। ध्यान लिखते हैं कक्षक, कोष हमारे कितने होते हैं, चार, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। देखिए कोष चार है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, उपकोष चार है, नोट करेंगे उपकोष S, P, D और F। उपकोष कितने हैं, S, P, D और F। तो प्रत्येक उपकोष के लिए कक्षकों की संख्या अलग अलग निर्धारित होती हैं। जैसे आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है या किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले S कक्षक में S का जो कक्षक होगा, S उपकोष का जो कक्षक होगा, उसमें एक कक्षक होगा। और इसी तरीके से P कक्षक होंगे जो, यानी P उपकोष के कक्षक जिन्हें बोलेंगे हम, या P कक्षक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। P उपकोष के तीन कक्षक होंगे, तो इन्हें तीन P कक्षक बोलेंगे। इसी क्रम में D में कितने कक्षक होंगे, 5, तो इन्हें D कक्षक बोलेंगे। D कक्षक कितने होते हैं, 5। ऐसे ही F कक्षक होते हैं, तो F उपकोष होता है, उसके 5 कक्षक होते हैं, D के 5 होते हैं, F के 7 होते हैं। तो
इन्हें हम एफ कक्षक भी कह सकते हैं। एफ कक्षक कितने होते हैं? 7। अब इलेक्ट्रॉन की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में 2 होते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं किसी भी कक्षक में? 2। कक्षक को ऐसे बनाते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट टाइप, और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं प्रत्येक कक्षक में। एक का होता है अप स्पिन, ऊपर की तरफ, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और दूसरा होता है डाउन स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे डबल। एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 कक्षक है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी क्रम में आगे 7 कक्षक है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक करती हूँ, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या होता है। सन 1927 ईस्वी में वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी हल्के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के संवेग तथा स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यदि संवेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। और
स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। ये इसका स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग का नियम क्या है समझिए। देखिए सन 1927 ईस्वी में वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी हल्के कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि के संवेग तथा स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यदि संवेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है और यदि स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। देखिए समझिए क्या है। जैसे मान के चलिए कोई हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है, तो ये मूविंग कर रहा होगा किसी परमाणु में। इलेक्ट्रॉन गति करता है, चक्कर लगाता है, या जब चक्कर गति करेगा तो उसमें क्या है कि उसका संवेग होगा, गति करेगा तो उसमें संवेग निकालेंगे, और स्थिति उसकी पोजीशन क्या है। तो ये दोनों चीज यानी दोनों की हमें कैलकुलेशन एक साथ करनी हो तो ऐसा करना संभव नहीं है। कहने का मतलब कोई हल्का कण है तो उसकी स्थिति यदि हमने कैलकुलेशन की, उसकी स्थिति की कैलकुलेशन कर ली, पोजीशन मतलब कहाँ पर है वो कण, तो वो हो सकता है कि स्थिति उसकी सही आएगी, लेकिन उसी टाइम पर संवेग कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। दोनों को एक साथ संभव नहीं है, दोनों का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। यदि स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हैं तो संवेग में कोई त्रुटि आ जाएगी, और यदि संवेग ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उसकी स्थिति में कोई त्रुटि आ जाएगी। यही नियम कहलाता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए और उसके बाद इसका गणितीय रूप देखते हैं क्या होता है। इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है। देखिए गणितीय रूप क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। लेकिन डेल्टा की यहाँ पर क्या है संवेग, तो संवेग p बराबर क्या होता है m इंटू वी। तब डेल्टा p बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। तब डेल्टा x इंटू m द्वारा बाहर आ जाएगा, m इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू लगाई हमने m इंटू डेल्टा पी, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा वी और यहाँ आ जाएगा बाहर इंटू, तो m इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो ये इसका गणितीय रूप होता है। यहाँ पर इसके सिंबल क्या है, इसके देखिए m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
डेल्टा एक्स बराबर स्थिति में अनिश्चितता एंड डेल्टा पी बराबर संवेग में अनिश्चितता एंड एच बराबर प्लांक नियतांक। तो इस तरीके से इसके सिंबल होते हैं। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है और डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता एंड एच प्लांक नियतांक और एन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास कितना है और वो किस वेग से गति कर रहा है। तो वैसे ही डेल्टा वी यहाँ पर होगा, उसके वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। तो ये तुम्हारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप है। तो यहाँ से हम किसी हल्के कण के लिए उसके संवेग या स्थिति में जो त्रुटि होती है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में आगे का टॉपिक होगा।